वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइस्क्वेल इंट्रोडक्शन। ठीक है, माइस्क्वेल का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी आज। उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर करूंगी। तो मैं आपको अपने एजेंडा में दिखा देती हूँ कि आज के लेक्चर में मैं बेसिकली कवर क्या क्या चीज़ें करूंगी। देखिए, माइस्क्वेल बेसिक में माइस्क्वेल इंट्रोडक्शन मेरा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों की जो है समझ होनी चाहिए, जो कि है डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे डेटाबेस है क्या, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ माइस्क्वेल है हमारे पास। उसके बाद हम RDBMS एंड DBMS को देखेंगे। देन एडवांटेजेस ऑफ माइस्क्वेल। फिर हम देखेंगे पॉपुलर वेबसाइट्स कौन सी हैं जो कि माइस्क्वेल को यूज़ कर रही हैं, और पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन से हैं जो कि माइस्क्वेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी ऑनलाइन जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन इजीली बी एक्सेस। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है और स्टोर्ड होता है इन अ फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट के अंदर जिसको आप इजीली एक्सेस कर सको। ठीक है, जिसको आप इजीली यूज कर सको। और सेकंड जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड डेटा। ऑर्गेनाइज से क्या मुराद है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज के ऊपर मैं फोकस करूंगी। तो ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि आपने उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर रखा हुआ है। लाइक अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास एक टेबल है और मैंने कहा कि उस टेबल एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का, और मैंने उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में रख दिया। मैंने स्टूडेंट आईडी, ठीक है, मेरे पास एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम मेरे पास एक कॉलम है, और इसी तरह जो है वो ईमेल है, फ़ोन है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे में हम अपने डेटा को रख लेते हैं, वो, और वहाँ पे बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, वो आपके पास डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, और डेटाबेस स्टोर इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज एक स्टूडेंट का टेबल है और उसकी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है उस टेबल के अंदर, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। ठीक है, तो हमने कहा कि मतलब अब डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। उसके अंदर आपके पास जो है वो मोर देन वन टेबल्स हो सकते हैं। जैसे लाइक मैंने कहा कि आपका जो है वो एक स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट इटसेल्फ एक एंटिटी है। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी आपकी वो चीज होती है जो कुछ एट्रीब्यूट्स, जो कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। लाइक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे कि फोन है, ईमेल है। इसी तरह टीचर एक एंटिटी है जिसके पास टीचर आईडी, टीचर नेम, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होंगी, बेसिकली एक एंटिटी है जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब जब मैंने कहा कि मैंने इन दोनों टेबल्स को एक डेटाबेस के अंदर रख दिया है, और मैंने उस डेटाबेस को जो है बड़ा जो है जर्नल सा नाम दे दिया। मैंने कहा वो डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया स्कूल डेटाबेस। ठीक है, अब वो डेटाबेस के अंदर जो है ये रिलेटेड टेबल्स मैंने इंक्लूड कर दिए। लाइक एक डेटाबेस अगर स्कूल का हमारे पास बनेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, आपके पास टीचर्स आएगा, आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स आएंगे, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो आ रही होगी। इसीलिए हम डेटाबेस का जो नाम रखते हैं वो ऐसा नाम रखते हैं जो कि सारी एंटिटीज को जो है वो कह लो कि सिंपल, अगर मैंने स्कूल डीबी नाम रखा है तो इसका मतलब क्या है, उस स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो उसके अंदर हमारे पास आ रही होंगी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, डेटाबेस कैन कंटेन मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन टेबल्स। मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है वो आपके पास जो है वो एक डेटाबेस के अंदर होंगे, मल्टीपल टेबल्स होंगे। ठीक है, फिर एक टेबल्स के अंदर भी मल्टीपल रॉज होंगी, रॉज से मुराद है कि रिकॉर्ड्स होगा। इफ द डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड एंड टेबल्स आर नॉट इंडेक्स। वो कह रहे हैं कि आपका एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स और मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं अगर आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज्ड नहीं है। अब नॉर्मलाइज्ड क्या चीज़ है, देखिए, नॉर्मलाइज से मुराद ये है कि वहाँ पर रिडंडेंसी ना हो। डेटाबेस की एक टर्म है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन कम से कम हो। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि अगर रिपीटेशन नहीं हो रही तो डेटाबेस जो है मेरा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। इसकी काफ़ी सारी हमारे पास जो है फॉर्म है, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ। तो वो मैं आपको जब कोर्स आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह वो भी कवर करवाएंगे हम आपको कि वो होती क्या है। ठीक है, और टेबल आर नॉट इंडेक्स्ड। देखिए, नॉर्मलाइजेशन आपके पास ये होती है, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल दूं कि मैंने कहा लाइक एक टेबल है प्रोडक्ट का और एक टेबल है कस्टमर का। ठीक है, अब एक कस्टमर ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय की हैं, सपोज अली हैं, उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय की हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि अली 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 बार बार ना आ रहा हो, ठीक है, नेम बार बार रिपीट ना हो रहा हो। तो रिपीटेशंस को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, एक कस्टमर का टेबल अलग बना दूंगी, एक प्रोडक्ट का टेबल अलग बना दूंगी। फिर इन दोनों में रिलेशन बताऊंगी कि भाई
इन दोनों में है क्या कि एक कस्टमर मेनी प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है, तो मैं वो बोल दूंगी भाई वन टू मैनी का जो है इनमें रिलेशन है। फिर हम आगे देखेंगे उसमें हम रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं। हम फॉरेन कीज के थ्रू जो है वो रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की पास हुई हुई होती है, तो वो बेसिकली रिलेशन क्रिएट कर रहा होता है। अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि जो नॉर्मलाइज डेटा होता है उसके अंदर हमारे पास रिलेशंस क्रिएट हुए होते हैं, उसी के जरिए नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हम अचीव ही रिलेशंस को क्रिएट करके करते हैं। और फिर जब हम रिलेशंस क्रिएट कर देते हैं तो हमारे डेटा की जो है डुप्लीकेशंस कम हो जाती है, रिडंडेंसी कम से कम होगी, तो हमारा डेटा क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन की दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है, लाइक मैंने कहा कि एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट के अंदर मेनी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, लाइक एचआर में ना। तो मैं जब डेटा को मैनेज करूंगी, मैंने कहा अली है वो एचआर में है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है एम्प्लॉय वो भी एचआर में है, उसके बाद एबीसी एम्प्लॉय है वो भी एचआर में है। तो जो डिपार्टमेंट नेम वाला कॉलम होगा उसमें देखिए कितनी ज्यादा रिपीटेशन हो रही है, बार बार एचआर 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 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पे डेटा जो है मेरा नॉर्मलाइज्ड नहीं है। जब नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो ये कहा गया कि भाई डिपार्टमेंट के डेटा को आप अलग से टेबल में मैनेज कर लें और एम्प्लॉय के डेटा को आप अलग से मैनेज कर लें और फिर इन दोनों में रिलेशंस क्रिएट कर लें। अभी जब हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो हम देखेंगे कि हम रिलेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन कीज वगैरह बनाते हैं, तो वो हम आगे जाके अपने कोर्स में जो है बनाना देखेंगे और उसको कवर करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके जो है वो डेटा में मतलब डेटाबेस के अंदर रिपीटेशन हो रही है, इसका मतलब है 100% जो है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई हुई। ठीक है। और आपके टेबल्स पे जो है इंडेक्सिंग भी नहीं हुई हुई। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग की सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपको मैं कोई टॉपिक दूं पढ़ने के लिए बुक से कि आपने ये टॉपिक पढ़ना है और उस पे इंडेक्स होता है ना कि इस पेज नंबर पे ये वाला टॉपिक है, अगर वो मौजूद ना हो तो आपको जो है सर्च करने में जो है मुश्किल पेश आएगी कि ये वाला टॉपिक हर पेज को जो है आपको जो है टर्न करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर किस पेज पे कौन सा टॉपिक मौजूद है। ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा होगा, आपको सर्चिंग में टाइम लग रहा होगा। इसी तरह टेबल्स का है कि सपोज मैंने कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच करना है और वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड फैच करने में इंडेक्सिंग नहीं हुई भी तो फैच करने में मुश्किलात पेश होंगी, जिस तरह से मुझे एक नॉर्मल बुक में से किसी टॉपिक को निकालने में पेश होंगी कि अगर उस पर इंडेक्स नहीं हुआ। इंडेक्सिंग भी इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से आप जो है इंडेक्सिंग परफॉर्म करोगे। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यू कैन नॉर्मलाइज द डेटाबेस इन इंडेक्स द टेबल टू एलिमिनेट रिडंडेंसी। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपने जो है वो नॉर्मलाइजेशन की हुई है और इंडेक्सिंग की हुई है अपने टेबल पे, तो आपकी रिडंडेंसी नहीं होगी, आपकी जो है रिडंडेंसी एलिमिनेट हो जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ड्यू टू इंडेक्स। और जो है अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, आपको ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी गई है कि कैसे हम डेटाबेस को जो है वो एक्चुअल फॉर्म में यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और चाहे वो एम्प्लॉय का है स्टूडेंट का है, तो यहाँ से डेटा फिल हुआ। अब जब आप ये डेटा फिल करते हो देन आप सबमिट करते हो, तो ये सबमिट होकर या तो आपके किसी सिस्टम में सेव हो रहा होता है या फिर ये किसी सर्वर पे जाके जो है वो डेटा जो है वो सेव होता है। लाइक अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो फेसबुक का, जब आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो वो कहीं जाके डेटा स्टोर होता है इस फॉर्मेट में। ठीक है। ये जो फॉर्मेट है ये एक टेबल का फॉर्मेट है, इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। और यही जो कलेक्शन ऑफ डेटा है यही आपका डेटाबेस कहलाता है। और एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स आपके पास हो सकते हैं और एक टेबल के अंदर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल रॉज हो सकती हैं। ठीक है जी। ओवरव्यू ऑफ माईएसक्यूएल। देखें जिस तरह मैंने माईएसक्यूएल से पहले आपको जो है डेटाबेस को क्लियर किया कि डेटाबेस होता क्या है, अब हमने समझना है कि माईएसक्यूएल क्या चीज़ है। तो माईएसक्यूएल आप इस तरह समझ सकते हो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी यूज टू हैंडल द डेटा इन अ डेटाबेस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं। और मैनेज आप किस तरह से करते हो, या तो आप डेटा में कुछ इंसर्ट करते हो या अपडेट करते हो या डेटा को या अपने जो है डेटा को डिलीट करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये आपको बता रही है कि बेसिकली एक यूजर है वो कभी भी अपने डेटाबेस से डायरेक्टली जो है वो बातचीत नहीं करता, बल्कि उसके बीच में हमारे पास डीबीएमएस आता है और एक क्लाइंट, एक यूजर या एक डेवलपर अपनी बात डीबीएमएस को समझाता है। ठीक है। और वो डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्यूरी जाकर जो है वो डेटाबेस पे जो है वो परफॉर्म होती है। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पूरी साइकिल वर्क करती है।
आपके सामने ये जो पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब लिखा हुआ है हेल्प्स टू मैनेज डेटा इन टू वेज, मतलब MySQL के अंदर आप दो तरीके से डेटा को मैनेज कर सकते हो। नंबर वन, बाय प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू मैनेज डेटा। आपको एक आप जो है वो PHP माई एडमिन का भी जो इंटरफेस देखोगे उसमें क्या है, आपको क्या आप मैनेज करते हो डेटा को इंटरफेस के जरिए। मतलब आपको कोई कोड नहीं लिखना, आपको कोई क्यूरी नहीं लिखनी, बल्कि आप डिजाइनर के जरिए अपने डेटा बेस को जो है मैनेज करते हो। टेबल्स बना रहे हो आप, डिजाइनर के थ्रू बनाओगे टेबल्स, ठीक है। आप डिजाइनर के थ्रू ही इंसर्शन कर सकते हो। लाइक अगर जिन्होंने एसक्यूएल पे काम किया हो उन्हें आइडिया होगा कि कोई क्यूरी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती, कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। आपको एक अच्छा सा इंटरफेस उन्होंने प्रोवाइड किया है, बड़ा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, वहां से आप जो है अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहे हो। तो दूसरा इन्होंने कहा बाय सपोर्टिंग कनेक्टिविटी टू अदर एप्लीकेशंस दैट कैन बी यूज्ड टू मैनेज डेटा। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है किसी और के साथ, मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है, सपोज आपकी एप्लीकेशन बनी हुई है PHP के साथ और वो डेटाबेस यूज कर रही है MySQL का, ठीक है। तो आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अपने डेटाबेस को हैंडल कर रहे हो, अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहे हो। लाइक मैंने कहा C# की एप्लीकेशन है, बैकएंड पे जो डेटाबेस है वो MySQL का है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके पास है चॉइस कि आप जो है अपनी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो अपने डेटाबेस को हैंडल और मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि इज इन ओपन सोर्स। इसका मतलब क्या है, फ्री टू डाउनलोड और फ्री टू यूज। ओपन सोर्स मतलब आपके लिए इसको कोई पेड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फ्री है बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। और लिखा हुआ है RDBMS, ठीक है। एक नया वर्ड यहाँ पर आया है RDBMS, तो उसकी फुल फॉर्म होती है बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS की। और ये डेवलप्ड हुआ है, इट वाज डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय MySQL AB, ठीक है। MySQL AB ने जो है इसको डेवलप किया था और डिस्ट्रीब्यूट किया था, विच इज ओन बाय Oracle, ठीक है। अब जो है इसको Oracle ऑन करता है MySQL को, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि Oracle तो खुद एक डेटाबेस है। Oracle एक डेटाबेस भी है और यहाँ पे Oracle एक कॉर्पोरेशन भी है, ठीक है। तो MySQL ओपन सोर्स है, RDBMS है। RDBMS को मैं आगे चल के बताऊंगी ये बेसिकली है क्या। अभी आप इसको समझो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कहलाता है RDBMS, ठीक है। और जो है वो देयर आर मेनी कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल सच एज Oracle आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, Microsoft SQL है, Sybase है। ये आपके पास जो है कुछ मैंने जो है वो कमर्शियल रिलेशनल डेटाबेस को हाईलाइट किया है जो कि रिलेशनल डेटाबेस हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया कि जब भी आपको क्लाइंट साइड से कुछ भी सेव करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर, तो आपको जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। तो अब मुझे क्लाइंट साइड से सपोज कुछ सेव करवाना है और मेरा रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस से मुराद क्या है, रिलेशंस बने हुए हैं, नॉर्मलाइज्ड मेरे पास डेटा है। तो मुझे जो RDBMS रिक्वायर्ड हो, मुझे जो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड होगा दैट इज RDBMS, ठीक है, फॉर रिलेशनल डेटाबेस। और इसके लिए जो मुझे लैंग्वेज आनी चाहिए वो है SQL, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है जी। RDBMS परफॉर्म दैट सेम टास्क। RDBMS कोई अलग से कोई काम नहीं कर रहा, ये वही काम करेगा जो आपका DBMS परफॉर्म करता है, लाइक स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। स्टोर करता है और मैनेज करता है आपके डेटा को, लेकिन जो लैंग्वेज यूज करता है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है जिसको वो यूज कर रहा होता है, ठीक है। अब DBMS और RDBMS में डिफरेंस क्या है, हम ये देखते हैं जब सेम काम हो रहा है। तो वन ऑफ द की डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड DBMS इज दैट RDBMS आपके जो है वो स्प्लिट कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्मॉलर टेबल्स के अंदर, क्योंकि रिलेशंस बन जाते हैं। मैंने कहा था ना, लाइक डिपार्टमेंट का आपने अलग बना लिया टेबल, एम्प्लॉय का टेबल अलग बना लिया और फिर उन दोनों में रिलेशंस जो है क्रिएट कर दिए। एंड एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, और टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है। जबकि DBMS स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ सिंगल टेबल, एक टेबल के अंदर सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है। इससे क्या होगा, आपकी रिडंडेंसी भी होगी, रिपीटेशन होगी। ऑल्सो द RDBMS इज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल वेयर एज जो है DBMS हैव नॉट दीज फीचर्स, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है अब हमारे पास MySQL के, MySQL जो है वो RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, नॉर्मलाइज्ड होगा डेटा, ठीक है। इंडेक्सिंग भी हुई होगी इस टेबल के ऊपर, और जो है वो जिसकी वजह से आपका जो है वो आपका डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो है अच्छी हो जाएगी। MySQL सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन सोर्स है, फ्री टू डाउनलोड, फ्री टू यूज, कोई आपको जो है इसके लिए पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है।
यूज विद मल्टीपल लैंग्वेजेस। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ ये कंपैटिबल है, आप इनको डिफरेंट लैंग्वेज के साथ जो है यूज कर सकते हो, लाइक PHP के साथ, C# के साथ, पाइथन के साथ, Node.js के साथ जो है वो आप MySQL यूज कर सकते हो। MySQL सर्वर वर्क्स इन क्लाइंट या सर्वर और एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए भी जो है ये यूज होता है हमारे पास। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ रहा है रिलायबल है, सपोर्ट टेबल्स दैट कैन स्टोर एंड हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स, कि मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो आपका ये होल्ड कर सकता है, रिलायबिलिटी है इसकी। ठीक है। ईज ऑफ यूज का मतलब क्या है, प्रोवाइड्स अ मॉड्यूलर एंड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करता है दैट मेक इट इजी टू मैनेज एंड कस्टमाइज। आप उसको इजीली मैनेज भी कर सकते हो, आप उसको जो है वो कस्टमाइज भी कर सकते हो। कुछ इसके आप अपने कुछ इसके फंक्शंस भी हैं बिल्ट इन, उन्हें भी यूज कर सकते हो, और कुछ आप अपने फंक्शंस भी बना सकते हो। ठीक है जी। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट की जब भी बात आती है इसका मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब प्लेटफॉर्म से मुराद क्या है, सपोर्ट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक लिनक्स पे भी चल जाएगा या आपका यूनिक्स पे भी चल जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर भी। सपोज आपकी कोई एप्लीकेशन बनी हुई है जो कि MySQL डेटाबेस यूज कर रही है, तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रन हो सकती है, और आपके पास जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप जो है इसको चला सकते हो अपनी एप्लीकेशन को। तो ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आपकी एप्लीकेशन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही कि आपका जो है वो प्लेटफॉर्म यही होना चाहिए, आपका प्लेटफॉर्म विंडोज ही होना चाहिए या आपका प्लेटफॉर्म मैक होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और एक सॉफ्टवेयर की एक अच्छी बात यही होती है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखें कि कोई भी यूजर किसी एक चीज की वजह से वो अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि आपकी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, कि प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो वो। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉपुलर वेबसाइट्स ऐसी जो कि MySQL को यूज कर रही हैं, सबसे जो पहली वेबसाइट है फेसबुक। ठीक है। सोशल नेटवर्क नंबर 1 वेबसाइट जो कि फेसबुक इसको यूज कर रही है, ट्विटर यूज कर रहा है इसको, गूगल यूज कर रहा है, विकिपीडिया। ठीक है। यूट्यूब है जो कि इसे यूज कर रहा है, फ्लिकर है जो इसे यूज कर रहा है, और भी बहुत सारी हैं। यहाँ मुझे जो जहन में आई थी और जो मुझे लगी तो मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया यहाँ पर। इसके अलावा पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन से हैं जो कि इसको यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस। ठीक है। आपके पास जो है जुमला वगैरह हैं जो कि ये इन्हें यूज कर रहे हैं। ये पॉपुलर वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि MySQL डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।